नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 10 में पढ़ाए जाने वाले समास को पढ़ने जा रहे हैं। समास दो शब्दों या पदों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी दो शब्द या पदों को जब हम मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास को समस्त पद भी कहते हैं, समास भी कहते हैं और समस्त पद भी कहते हैं। समास में प्रयोग होने वाले पहले पद को पूर्व पद अर्थात पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह, तो अब हम जान लेते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। समस्त पद को अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब हम दो शब्दों या पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसको हम समास कहते हैं, लेकिन जब हम उन दो समास को या समस्त पद को अलग करके लिखते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, तो इसमें हम देखेंगे जो पहला शब्द क्या है, गंगा है, तो इसको हम पूर्व पद कहेंगे, और दूसरा शब्द क्या है, जल है, तो इसको हम उत्तर पद कहेंगे। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये नीलकंठ क्या है, ये यहाँ पर समस्त पद है और हमने इसका विग्रह क्या किया है, नीला है जो कंठ। गंगा पूर्व पद हुआ और जल उत्तर पद हुआ, ऐसे ही नीला पूर्व पद और कंठ उत्तर पद। तो बच्चों आपको समझ में आया कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है और समास विग्रह करना किसे कहते हैं। समास को जब हम अलग करके लिखते हैं, समस्त पद को जो हमने मिलाए हैं दो शब्द उनको हम अलग करके लिखते हैं, उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद, तो हम जानेंगे बेटा कि समास के भेद कितने होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। कुल 6 समास होते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, क्या होता है, पहला पद अव्यय। अव्यय क्या होता है कि किसी भी लिंग वचन के बदलने पर वह शब्द नहीं बदलता, जैसा है वो वैसा ही रहता, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो हम बताएं कि जिस समास में पहला पद अव्यय होता है तथा समस्त पद भी अव्यय का ही काम करता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और इस समास में पहला पद प्रधान होता है अर्थात मुख्य होता है, जैसे प्रतिदिन, हर दिन। अन्य उदाहरण हम देखेंगे, भरपेट, पेट भर के, यथा विधि, विधि के अनुसार, बेखटके, बिना खटके के, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, आजन्म, जन्म से लेकर। अब आपने देखा कि जितने भी ये समस्त पद हैं सब क्या है, अव्यय है, अर्थात इनको हम लिंग वचन बदलने के बाद भी इन शब्दों को हम बदल नहीं सकते, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, इनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आएगा। सबसे आसान तरीका मैं अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए बताती हूँ आपको। जो भर, यथा, बे, आ ऐसे शब्दों से आरंभ होंगे वहां अव्ययीभाव समास होगा। अब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद, उत्तर पद कौन सा होता है, दूसरा पद, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद बनाते समय कारक अर्थात विभक्तियों का लोप हो जाता है। लोप हो जाना मीन्स छुप जाना। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, जब हम रसोई के लिए घर, ये हमारा समास विग्रह, इसका समस्त पद बनाएंगे तो हमने जो ये के लिए है ये क्या है, हमारा कारक है, इसका लोप हो गया है, रसोई घर बन गया है। अन्य उदाहरण हम देखेंगे, जैसे गुणयुक्त, गुणों से युक्त, रेखांकित, रेखा से अंकित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, रोग मुक्त, रोग से मुक्त,
राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता। तो आपने देखा होगा कि सभी में जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कारक और विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम इनका समस्त पद बनाते हैं तो ये कारक या विभक्तियां छुप जाती हैं, इनका लोप हो जाता है। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, हमारे 8 कारक होते हैं, 8 कारक में से सबसे पहला और अंतिम, प्रथम और अंतिम, इन कारकों का तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता। अन्य 6 कारकों का हमारे तत्पुरुष समास में प्रयोग होता है। और उसी के अनुसार हम कारक को पहचानेंगे। जैसे गुणयुक्त, गुणों से युक्त कौन सा कारक है? करण से, करण कारक, क्योंकि गुणों से युक्त। अब हमारा जो से है और यहाँ पर आया रोग से मुक्त, यहाँ पर भी से है, तो हम इसको कैसे पहचानें? तो इसके लिए हमें कारक को जानना आवश्यक है। अपादान कारक में अलग होना, अलग होने का भाव होता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया, अलग हो गया है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष कारक आएगा। और गुणयुक्त, गुण से युक्त है, ये क्या है? करण तत्पुरुष। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है वहां द्विगु समास होता है। अर्थात जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वह संख्यावाचक होता है, उसमें गिनती आती है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह या समाहार, कुछ भी आ सकता है, समूह या समाहार। अन्य उदाहरण हम देखेंगे, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, पंजाब, 5 आबों का समाहार, आबो मीन्स नदियां, सतसई, 700 का समाहार, नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। तो इसमें क्या है? जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक है, अर्थात सबसे पहले सब में गिनतियां आई हैं, जिनमें गिनतियां आती हैं, संख्या आती है, वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद समान होते हैं, कोई प्रधान या गौण नहीं होता, दोनों पद समान होते हैं, और समस्त पद बनाते समय योजक शब्द का लोप हो जाता है। जैसे हमने तत्पुरुष समास में पढ़ा था कि समस्त पद बनाते समय कारक का लोप हो जाता है, उसी प्रकार से द्वंद्व समास में जब हम समस्त पद बनाते हैं तो योजक शब्दों का लोप हो जाता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? माता और पिता। अन्य उदाहरण देखेंगे हम, आशा निराशा, आशा और निराशा, हार जीत, हार या जीत, दाल चावल, दाल तथा चावल, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, रात दिन, रात और दिन। तो आपने यहाँ पर देखा होगा और, या, तथा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है हमने, योजक शब्दों का। तो समस्त पद बनाते समय इनका लोप हो जाता है। और द्वंद्व समास में जब हम समास विग्रह करते हैं, और, या, तथा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, अर्थात दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, और या फिर दोनों में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। समानता, तुलना दिखाई जाती है, क्या है समानता, क्या है, किससे की गई है, उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, गाय की विशेषता बताई गई है, कैसी है गाय? नीली है। ऐसी महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता क्या है? कि वह महान है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर कैसा है, वस्त्र कैसा है? पीला है, उसकी विशेषता बताई गई है। मृग नयन, मृग के समान नयन, यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध है मृग के साथ। घन श्याम, घन के समान श्याम, यहाँ पर भी उपमेय और उपमान का संबंध है। विद्या धन, विद्या रूपी धन। तो बेटा क्या समझे हम इससे? कि विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहीं पर
कर्मधारय समास होता है। अब हम बहुव्रीहि समास को समझेंगे। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद गौण होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों ही गौण होते हैं और किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं। वो दोनों जो पद है वो मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध हमें करा रहे हैं। अर्थात जहां पर तीसरा पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गजानन गज के समान आनन है जिसका, अर्थात कौन? गणेश। यानी किसी तीसरे का अर्थ बोध करा रहे हैं, किसी तीसरे अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर? बहुव्रीहि समास। अन्य उदाहरण देखेंगे हम। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पंकज, पंख में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। घनश्याम, घन के समान श्याम वर्ण वाला, अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पर क्या है बहुव्रीहि समास में? जहां पर किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे कि यह कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है? कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य व उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, नीलकंठ। दोनों का हमने नीलकंठ उदाहरण लिया है। नीला है जो कंठ, अगर हम लिखते हैं नीला है जो कंठ, यानी कंठ की विशेषता बता रहे हैं कि नीला है, तो वहां पर क्या है? कर्मधारय समास है। और जहां पर हम कहते हैं कि नीला है कंठ जिसका, यानी किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम कौन है? अर्थात शिव। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ। ऐसे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, कमल नयन, कमल के समान नयन। किसके हैं कमल के समान नयन? यहाँ पर समानता बताइए, कमल के समान बताइए नयन, तो हमारा यहाँ कर्मधारय समास हुआ। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, कमल नयन, वही उदाहरण है, कमल के समान नयन है जिसके, यानी यहाँ पर किसी तीसरे की व्यक्ति की बात हो रही है। कृष्ण को बताया जाता है कि कृष्ण के नयन जो कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पर क्या हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। अब हम द्विगु और बहुव्रीहि समास के अंतर को पहचानें कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। कैसे हम पहचानें कि यह द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है? तो द्विगु समास को में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे तिरंगा, अगर हम कहते हैं तीन रंगों का समूह, तो यहाँ पर क्या है? गिनती आई है और समूह है ना, समूह या समाहार बताते हैं, तो वहां पर द्विगु समास है। अगर हम कहते हैं तीन रंग हैं जिसमें, यानी किसी तीसरी वस्तु के बारे में बात करें, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तो यहाँ पर क्या है? बहुव्रीहि समास। ऐसे ही त्रिनेत्र हम ले लेते हैं। अगर हम कहते हैं तीन नेत्रों का समूह, संख्या भी है और समूह बताया गया है, संख्यावाचक है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। अगर हम कहते हैं तीन नेत्र हैं जिसके, यानी हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसके तीन नेत्र? भगवान शिव के, अर्थात हम शिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब हम समास और संधि में अंतर को पहचानें कि संधि क्या होती है और समास क्या होता है। समास में दो शब्दों या पदों का मेल होता है। हम बात कर रहे हैं दो शब्दों या पदों का मेल होता है, तो वहां पर समास होता है। जबकि संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होकर जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, तो जो ये पहले पद का अंतिम वर्ण है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण है, इनको मिलाकर हमारा आ की मात्रा हो गई यहाँ पर, तो ये क्या हुआ? विद्यालय। ये है हमारी संधि। और जब हम दो शब्दों का मेल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वह समास कहलाता है। जैसे राजमहल, राजा का महल। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा दूसरा आने वाला वीडियो आपको मिल सके।